वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज़ चल रही हैं उन पर। और तीसरा T20 भी हम देख रहे हैं कि बारिश के बायस ख़त्म हो गया था और गयाना में खेले गए मैच का टॉस जो है वो भी बारिश के बायस ताख़ीर का शिकार हुआ था। और वेस्ट इंडीज़ ने इनिंग्स शुरू की तो दूसरे ओवर की दूसरी गेंद के बाद फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ जी, और तेज़ बारिश के बायस मैच रोकना पड़ा। फिर बारिश भी रुक गई, लेकिन मतलब आउटफील्ड की वजह से जो है वो दोबारा से नहीं हो सका मैच। पिच का मुआयना करते रहे आके अंपायर्स, और फिर उन्होंने कहा, और मिसबा वहाँ पर थोड़े से लग रहे थे कि जैसे मिसबा पोलार्ड से ये कहना चाह रहे हैं कि यार खेलें, कुछ नहीं हो जाता खेलें। ऐसी चीज़ें लग रही थी। खैर, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, जो खदशा था वैसे ही हो रहा है। 2 मैच जो हैं वैसे बारिश की नज़र हो गए, एक कोरोना की नज़र हो गया। पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ इस सीरीज़ का? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर हमजा और इकरा आपको भी। और पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ, नुकसान ही हो रहा है। आप देखें ना कि एक टेस्ट कम किया गया, 2 T20 बढ़ाए गए, जिनमें से एक T20 कोरोना की नजर हो गया, फिर 2 T20 बारिश की नजर हो गए, एक खेला गया। तो पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की तैयारी है, वर्ल्ड कप T20 जो 17 अक्टूबर से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू हो रहा है, उसको मैं समझता हूँ एक शदीद झटका लगा है। और पाकिस्तानी टीम अब क्या करेगी, इसके बाद एक T20 कल है, उसके बाद टीम वतन वापस आएगी। अफगानिस्तान से हमें मैचेस खेलना है, न्यूजीलैंड का भी कंफर्म नहीं है, और 2 T20 हमें इंग्लैंड से खेलना है। बस यही हमारी तैयारी होगी वर्ल्ड कप T20 के लिए। अच्छा मेरे साथ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब आखिरी मैच के ऊपर नजरें हैं, कितना ज़रूरी हो गया है ये सीरीज़ पाकिस्तान को अपने जो है ये वाली जो T20 सीरीज़ है अपने नाम करना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अगर इसकी सीरीज़ की बात करें और अगर कम्बिनेशन की बात करें वो भी काफ़ी, क्योंकि उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं कि जो ये सीरीज़ है इसमें अब ये जो जीतने हैं, क्योंकि तो आप क्या चाहते हैं कि जो जिस तरह से सेटिंग वगैरह चल रही है, जो कम्बिनेशन चल रहा है, उसी के थ्रू आना चाहिए, या अब जो है इसको दाव पर हमें नहीं लगाना चाहिए सीरीज़ को, और हमें कोई और एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देना चाहिए? देखिए, अब तो सिर्फ एक ही मैच बाकी बचा है और पाकिस्तान की ये पूरी कोशिश होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो दूसरा T20 7 रन से जीता था, बड़े कांटेदार मुकाबले के बाद। वो तो अगर वेस्ट इंडीज के कप्तान कैरोन पोलार्ड जो थे वो डॉट बॉल ज्यादा न खेलते तो पाकिस्तान जो था उसके लिए मुश्किल हो सकती थी। लेकिन चले, निकोलस पूरन ने जिस तरीके से मारना शुरू किया, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो थे वो बड़े, उनका ब्लड प्रेशर कम और ज्यादा हो रहा था जिस तरह से निकोलस पूरन पिटाई कर रहे थे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की। लेकिन चले, पहला मैच जीते। अब कल का मैच अगर पाकिस्तान जीतता है तो सीरीज जीतेगा, वरना सीरीज बराबर हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज जीतना बड़ा अहम है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज हारने के बाद 2-1 से हमारे लिए ये सीरीज जीतना अहम है, ताकि खिलाड़ियों का मोरल अप होगा। और अब तजुर्बात का तो वक्त नहीं बचा है। अब तो तजुर्बात बहुत सारे हो चुके हैं। अब तो पाकिस्तान को एक हतमी कॉम्बिनेशन तरतीब देना है। 16 रुकनी मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा। कल इन्होंने रेस्ट कराया फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को। मोहम्मद हसनैन को किस लिए लेकर गए हैं, वो इतनी तेज बॉलिंग करता है। हारिस रऊफ को कल उन्होंने इंडक्ट किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा मिसबाह कॉम्बिनेशन क्या बनाना चाहते हैं, और अगर इन्होंने सही कॉम्बिनेशन नहीं बनाया तो फिर वर्ल्ड कप में हमें हजीमत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपने दूसरे T20 का जिक्र किया। हमने कुछ तब्दीली की है। तब्दीली ये की कि बाबर वन डाउन आ गया है, शर्जील से ओपन करवा लिया गया। शर्जील ने भी उतना तेज नहीं खेले, इनसे तेज तो बाबर खेल लेते हैं। क्या प्रेशर था शर्जील के ऊपर, क्योंकि जाहिर है जगह भी पक्की करनी है, कुछ स्कोर भी करना है। अब हम क्यों नहीं कर पा रहे कि थोड़ा सा टाइम दें कि यार ये 5 मैच, ये 3 मैच तुमने ही खेलने हैं, खेलो और परफॉर्म करके दिखाओ। बिल्कुल सही कहा हमजा आपने। मसला यही है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हम ओपनर्स को, आप देखें टेक्निकली तो 5 ओपनर्स खेल रहे थे। अगर आप शर्जील, फखर जमान, बाबर आजम और उसके अलावा आप जो है मोहम्मद हफीज और फिर आपका एक और ओपनर जो है वो रिजवान, अगर आप 5 को, मतलब टेक्निकली तो 5 हो गए, जिनमें से 2 तो मेकशिफ्ट ओपनर्स बन गए ना, रिजवान और बाबर। और अब आप देखें हमजा कि रिजवान और बाबर ने इस साल मजमूई तौर पर 1275 रन बनाए T20 में, और उसके बरक्स पूरी पाकिस्तानी टीम जो है वो 896 रन बना सकती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये दोनों नहीं चलते तो फिर हमारा क्या हाल होगा। मिडिल ऑर्डर नहीं सेट हो पा रही। शर्जील पर प्रेशर था, इसलिए कि आप उसको इन और आउट हो रहा है ना, एक खिलाड़ी को अपनी जगह बनानी है। उसे पता है कि पीछे फखर जमान भी इंतजार में कि मुझसे ना
इनिंग्स ओपन करा लें, बाबर और रिजवान सेट हैं, तो बड़े मसाइल हैं, प्लेयर्स पर प्रेशर होता है। और वर्ल्ड कप भी आ रहा है, हर खिलाड़ी की ये कोशिश है कि वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिन पर बात हो रही है। अब देखें मिसबाह कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं, इस पर सबकी नजरें मरकूज है कि मिसबाह-उल हक क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आजम खान सर पर गेंद लगने से अनफिट हो गए, तो ये मकसूद को मौका दिया गया दूसरे T20 में, वो वहां इंग्लैंड में भी नहीं चले, यहाँ भी नहीं चले। हम डोमेस्टिक में तो बड़े रन्स के अंबार लगाते हैं, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो फिर एक्सपोज हो जाते हैं, फिर हमारी खामियां सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से एक्सपोज हो जाते हैं। या हमारे कोचेस टेक्निक ही बदल के रख देते हैं प्लेयर की, क्या होता है? देखिए हमजा, इस लेवल पर तो कोचेस का रोल इतना नहीं होता, इस लेवल पर तो वो बता सकते हैं, कोचिंग तो होती है अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19 लेवल पर, लेकिन इस लेवल पर कोचेस उनको बताएंगे तो सही ना कि आपने करना क्या है। और अगर प्लेयर यही चाहे कि बस मैंने गेंद को मैदान के बाहर फेंकना है, तो फिर उस सूरत में कोच क्या कर सकता है? ये प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, 3.5 लाख रुपए T20 के मिलते हैं, तो फिर ये करते क्या है, आप ये भी देखें। बिल्कुल। अच्छा मिर्जा साहब, टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। जो 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज है, ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी? और क्योंकि अगर बात करें 2023 की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, कि ये उसका भी हिस्सा होगी? जी हाँ, उसका हिस्सा होगी, लेकिन अब सबकी नजरें T20 पर हैं। टेस्ट सीरीज में, टेस्ट में हमारी टीम की कारकर्दगी सबको पता है इतनी अच्छी नहीं रही है, और हमेशा से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब उन्होंने शाहनवाज दहानी जो कि नंबर 1 बॉलर था PSL का, उसको बजाय इसके कि T20 में उसको टेस्ट टीम में रखी है। अब उसको लगता यही है टेस्ट टीम में भी उसको मुश्किल ही जगह मिले, अब देखें जगह मिलती है नहीं मिलती। तो टेस्ट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इस वक्त सबकी तवज्जो जो है वो वर्ल्ड कप T20 पे। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात रहे थे और अपनी माहिराना राय दे रहे थे। और यकीनन सबकी नज़रें जो है T20 वर्ल्ड कप के ऊपर हैं, और बाकी टीम्स जो हैं अपना बहुत बेहतर बना चुकी हैं कॉम्बिनेशन, लेकिन पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रही है कॉम्बिनेशन क्या करें। और शुएब मलिक की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इकरा, हो सकता है कि शुएब मलिक अब जिम शिम कर रहे होंगे, उनको पता है कि मेरी वापसी होगी। और वहाब रियाज का क्या फैसला होगा, अब तो उस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या फास्ट बॉलिंग में हमें वहाब रियाज की भी जरूरत है। बिल्कुल हमजा, लेकिन अब ये जिस तरह की सूरत हाल है, कॉम्बिनेशन जिस तरह हमारी टीम का अभी तक नहीं बन सका, अब देखते हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो हमारी क्या पोजीशन होगी और हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे। अक्टूबर में है, और अक्टूबर के मिड में जाके ये शुरू हो जाएगा, और फिर मुकाबला सख्त होगा। लेकिन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मैचेस खेल चुका है अबू धाबी में। पाकिस्तान का सेकंड होम रहा है अबू धाबी, जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेहतर आइडिया भी है, और जब आइडिया है तो सबको पता है कि वहाँ पर कैसे प्लेयर्स की ज़रूरत होगी, और कोई तजुर्बा करना चाहिए नहीं। हम अच्छे की उम्मीद करेंगे कल वाले मैच के ही। एक तो दुआ ये करेंगे कि बारिश ना हो, दूसरा ये कि पाकिस्तान जीत जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। और अब जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना, सब लोग डिस्कस करते हैं कि जी औलाद नेक हो तो आंखों की ठंडक का सबब बनती है। उनकी नेकियों का सिला जो है वालिदैन को दुनिया में नेक शोहरत और वफात के बाद सदका जारिया की शक्ल में मिलता है। इसी तरह हम देखते हैं कि नेशनल मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल मरहूम प्रोफेसर हयात ज़फ़र और उनकी अहलिया मरहूमा प्रोफेसर बिल्किस जमाल ज़फ़र को भी अल्लाह ताला ने ऐसी ही नेक औलाद से नवाजा है। बात है, और मतलब कितने फ़ख्र की भी ये बात है। डॉक्टर फवाद ज़फ़र, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर साइमा अमेरिका में तिब के शोबे से मुंसलिक हैं। चंद साल पहले उन्होंने पाकिस्तान में आंखों के मरीजों की खिदमत का बीड़ा उठा लिया, और ख़ानदान ने अपने फंड इकट्ठे करके अमेरिका से आंखों के अतिये का इंतजाम किया। अच्छा, और पाकिस्तान में फिर क्या किया कि फ्री उनको भिजवाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता उनके दोस्तों, पाकिस्तानी कम्युनिटी, APPNA और मुखैर अमरीकी जो हैं वो इसमें हिस्सा डालना शुरू हो गए, और ये प्रोग्राम जो है कामयाबी की तरफ जो है वो चलना शुरू हो गया। लोग आते गए, कारवां बनता गया, वो वाला मामला है। एक आंख के अतिये की लागत की बात की जाए तो अमेरिका में तकरीबन $2000 तक होती है, यानी कि करीबन अगर देख लिया जाए $1000 बन गए 1,60,000 पाकिस्तानी, तो 3,20,000 रुपए पाकिस्तानी जो है तकरीबन इसके आसपास बन जाते हैं। जबकि डॉक्टर फवाद अब तक 4,000 जो हैं वो यहाँ पर कॉर्निया भेज चुके हैं पाकिस्तान में। और बड़े शहरों के अलावा सवाद की बात कर ली जाए, स्कर्दू की बात कर ली जाए, गुम्बट की बात कर ली जाए, ऐसे दूर दराज इलाकों में भी दुखी इंसानियत की खिदमत का उनका मिशन जारी है। अच्छा, अब हम डॉक्टर साहब से बात ही कर लेते हैं। इस सारे इतना जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अमेरिका में मुकीम है पाकिस्तानी डॉक्टर फवाद ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये नाबीना अफराद को बिनाई देने का प्रोजेक्ट आपने कैसे शुरू किया, कैसे कारवां बनता गया? 2017 में मेरे क्लास फेलो जो किंग एडवर्ड में थे, लेकिन वो फॉरेन सर्विस में चले गए। ही वाज हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान श्रीलंका में।
तो उनसे मेरी एक दफ़ा फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका से कॉर्निया भिजवाते हैं पाकिस्तान। तो मैंने ये सोचा कि हम अमेरिका से क्यों ना कोशिश करें। तो फिर मैंने यहाँ आई बैंक से बात की एंड वो बहुत हेल्पफुल थे। कॉर्निया यहाँ पे $3,500 से $4,000 के कॉस्ट है उसकी, फॉर जो लोकल हॉस्पिटल हैं अमेरिका में। तो उनसे हमने दरख्वास्त की कि जी हम ये चैरिटेबल प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन मरीज़ों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, और उनकी हम सर्जरी भी इंशाल्लाह फ्री करवाएंगे। उस वक़्त हमारा कॉन्टैक्ट खाली मेयो हस्पताल लाहौर में था, क्योंकि प्रोफेसर असद असलम वहाँ पे प्रोफेसर थे, वो मेरे क्लास फेलो थे जी। एंड चूँकि मैंने वहाँ से पढ़ाई भी की, मेयो हस्पताल में ट्रेनिंग भी ली, आई वांटेड टू सपोर्ट दैट हॉस्पिटल। तो वहाँ फिर हमने कॉर्निया लेके 10 अप्रैल 2017 को पहली दफ़ा भिजवाए। ठीक है। उसके बाद ये फिर सिलसिला चलता रहा, जैसे जैसे और लोगों को पता चला, फिर हमने ये फैसला किया, मैंने और मेरी 2 बहनों ने, वो दोनों डॉक्टर हैं, वो भी किंग एडवर्ड की ग्रेजुएट हैं यहाँ अमेरिका में। तो हमने ये फैसला किया कि अपनी क्लास ऑफ 85 किंग एडवर्ड के साथ मिलके हम लोग ये प्रोजेक्ट चलाते हैं, और ये हम खाली लाहौर में या पंजाब में नहीं, इसको पूरे पाकिस्तान में सपोर्ट करेंगे और इसको फैलाएंगे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा किस उम्र के लोगों का इलाज आप कर रहे हैं, और इस मुश्किल इलाज पे जो मरीजों का खर्चा है वो तकरीबन कितना आ जाता है? ऐसे जी कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो लोकल हस्पताल हैं वो सर्जन्स वहाँ पे फ्री काम करेंगे, सर्जरी के पैसे चार्ज नहीं होंगे, और जो सप्लाईज वगैरह हैं वो भी फ्री होनी चाहिए। तो 99% जो हस्पताल हमारे साथ काम कर रहे हैं वो इसी पे चल रहे हैं। हमारे पास हर मरीज़ का सेल फ़ोन नंबर है। जिन मरीज़ों की सर्जरी होती है उनके वीडियोस हमें 48 घंटे में वसूल होते हैं। अच्छा। हम उन मरीज़ों से फ़ोन करके चेक भी करते हैं कि भी आपका कोई खर्चा तो नहीं हुआ। वीडियोस में भी उनसे ये सवाल पूछा जाता है, आपसे किसी ने कोई पैसे तो नहीं लिए। तो ये हम चाहते यही हैं कि जो मरीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, ये खाली प्रोजेक्ट उनके लिए है। जो अमीर लोग हैं वो तो खुद पैसे दे के ले सकते हैं। आपने सवाल पूछा उम्र के बारे में, तो ये उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो बच्चे हैं उम्रें इतनी छोटी हैं कि 4 साल से ऊपर तक जो स्कूल जा रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई करनी है, जिन्होंने नौकरी करनी है, फिर ऐसे लोग जो 20 और 30 साल की उम्र में हैं जिन्होंने अपने घर चलाने हैं जी, तो उनको हम प्रायोरिटी दें। स्पेशली प्रायोरिटी उन लोगों को भी है जो दोनों आंखों से नाबीना है, ताकि ये है कि वो अपनी ज़िंदगी चला सकें, अपना खर्चा कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स का ऐसे होते हैं कि उनकी जो आईसाइट वीक होती चलती है तो ख़त्म होती है, उनको कहा जाता है कि जी आपका इलाज नहीं हो सकता है। तो ऐसे मरीजों को कैसे पता चलेगा कि उनका इलाज इस सर्जरी से हो सकता है? जी, ये जो नाबीनापन की बीमारी है, इसकी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। रेटिनल इंजरी भी हो सकती है, रेटिनल डैमेज, कॉर्निया की जिसे पुतली कहते हैं उसकी ख़राबी। तो इसमें है कि पहले ये जो सर्जरी थी ये खाली बड़े शहरों में अवेलेबल थी, मसलन कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में भी एक आधा साल में ये अवेलेबल थी। तो अब ये है कि चूंकि हमने ये 42 जगह पे ये स्प्रेड किया है, काफ़ी सारे शहर हैं पंजाब में, KPK में, अच्छा, सिंध में, कोयटा में, इस वक्त खाली बलोचिस्तान में खाली कोयटा में कर रहे हैं 2 अस्पतालों में। तो अब जो मरीजों को आंखों की तकलीफ है, वो नाबीना हैं, उनको चाहिए कि ये अस्पताल में जाके किसी डॉक्टर से जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं चेक करवाएं कि जी ये हमें कॉर्निया की तकलीफ है या रेटिना की तकलीफ है। ठीक है। जिनको रेटिना की तकलीफ है उसका तो अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज नहीं है अगर वो ब्लाइंड उसकी वजह से है। लेकिन जिनको कॉर्निया की तकलीफ है, पुतली चेंज होनी है, जिसकी वजह से वो देख सकें दोबारा, तो उसमें यह है कि वो हॉस्पिटल्स के पास जाके रजिस्टर करें। अब काफ़ी लोगों को पता चल चुका है कि अमेरिका से कॉर्निया आ रहे हैं अपना के ज़रिए, तो वो रजिस्टर करवाएं। अपना का एड्रेस भी वेबसाइट पे है, हमें कांटेक्ट करें। हमें काफ़ी लोग कांटेक्ट करते हैं और हम उनकी एवेलुएशन करवाते हैं, उनके जो सबसे करीब अस्पताल हैं, और अगर वो कैंडिडेट हैं तो हम हर हालत में मेहरबानी करें उनके प्रोसीजर करवाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा क्या पाकिस्तान में कॉर्निया दस्तयाब ही नहीं है, और अगर नहीं है तो इसकी वजह क्या है, और पाकिस्तान में इस मकसद के लिए इक्विपमेंट मौजूद है, दस्तयाब है? देखिए जी, अर्ज़ ये है कि 200 मिलियन आबादी है पाकिस्तान की। अमेरिका की आबादी है कुछ 310 मिलियन। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो सप्लायर है कॉर्नियास का वो है अमेरिका।
ठीक है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो ऑर्गन डोनेशन में बिलीव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है कि पाकिस्तान में ये सिलसिला बहुत कम है। और ये कॉर्निया डोनेशन का सिस्टम ये है कि पहले आपके पास एक कॉर्निया आई बैंक होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए। अगर कोई मरीज टर्मिनल है और उसकी फैमिली एग्री करती है कि उसका कॉर्निया लें, तो वो टीम वहाँ जाए, कॉर्निया ले, उसको फिर स्टोर करे। स्पेशल मीडिया चाहिए जिसके अंदर कॉर्निया स्टोर होता है। अच्छा। आमतौर पे अगर ये अमेरिकन मीडिया है तो वो कॉर्निया उसमें 14 दिन लाइव रहेगा। ठीक है। अगर श्रीलंका वाला मीडियम है उसमें खाली 7 दिन लाइव रहेगा। अच्छा। तो ये पूरा एक टीम एफर्ट होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि कई जगह आई बैंक नहीं है, और जहाँ आई बैंक हैं, मसलन कराची में 2.5 साल पहले काफ़ी कीमत की लागत से एक आई बैंक बना है, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी एक कॉर्निया आज तक रिट्रीव नहीं हो सका। बिल्डिंग बनी हुई है, इक्विपमेंट है, अमेरिका से अमेरिकन लोग आई बैंक से गए हैं, उनको ट्रेनिंग देने, डिज़ाइन बताने कैसे बिल्डिंग बननी है। और यहाँ हमें उन्होंने बताया कि जी जो अमेरिकन आई बैंक वाले हैं कि कराची में अमेरिकन स्टैंडर्ड का आई बैंक बना है, लेकिन एक कॉर्निया रिट्रीव नहीं हो सका। तो उसकी अब ये है कि लोकल लीडरशिप चाहिए जो कि ये बात फैलाए कि भी इतने यहाँ लोग नाबीना हैं जिनकी मदद हो सकती है, और बराए मेहरबानी अगर कोई मरीज़ है तो उसके जो रिश्तेदार हैं वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट दें। डॉक्टर साहब, ये जो अहम प्रोजेक्ट है इसमें आप क्या कहेंगे कि जो अमेरिका के आई बैंक्स हैं उनका कितना किरदार अहम है और क्या किरदार है? जी देखिए जी, अर्ज़ यह है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि $3,500 से $4,000 आई बैंक चार्ज करते हैं लोकल अमेरिकन अस्पतालों को। और जब मैंने एक आई बैंक, सबसे पहले आई बैंक को कांटेक्ट किया, तो उनको मैंने ये प्रोजेक्ट बताया फ़ोन पे। मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं, किसी किस्म की इंट्रोडक्शन नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भी हमें आपका प्रोजेक्ट पसंद आया है, हम चाहते हैं कि गरीब मुल्क जो हैं यहाँ जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं उनको हम हेल्प करें। काफ़ी सारे मरीज़, आप यकीन कीजिए, जो जिनको कॉर्निया की तकलीफ़ है, वो बच्चे हैं जो कि वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं, उनके लिए आंखों की प्रोटेक्शन नहीं है जो कि अमेरिका में बिल्कुल लाजमी है। चुनाचे वेल्डिंग के शोले अगर उनकी आंख में गिर गया तो आंख ज़ाया हो गई। तो इस तरह के जो लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा जी हम उनके लिए पूरी आपकी मदद करेंगे। सही है। तो मैंने उन्हें कहा जी हम तो $3,500-4,000 तो अफोर्ड नहीं कर सकते कॉर्निया के, आप हमारे मेहरबानी करें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको काफ़ी डिस्काउंट रेट पे कॉर्निया दे देंगे। उसके बाद आप यकीन कीजिए कि उन्होंने हमें 40 कॉर्निया भेजे और बिल नहीं भेजा मुझे। मैंने उनको फिर एक दिन फ़ोन किया, जी आप 40 कॉर्निया पाकिस्तान भेज चुके हैं, आपका हमें बिल नहीं आया, तो अगर हम आपको पैसे ना दें तो आप क्या करेंगे, आपने पैसे तो आप हमसे लें। तो उन्होंने कहा नहीं हमें पता है कि आप हमें दे देंगे पैसे, हमें आप यकीन है। अच्छा। तो इस तरह यहाँ पे लोगों ने हमारी मदद की कि ट्रस्ट किया। फिर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब साथ ये भी बता दीजिएगा, ऑर्गन्स डोनेट करने की बात की, पाकिस्तान में हम लोगों को कैसे कायल कर सकते हैं कि ऑर्गन्स को डोनेट करें, खासतौर पे कॉर्निया अतिया करें? देखिए इसमें यह है कि एक तो हुकूमत को चाहिए कि कोई मुहिम चलाएं इंफॉर्मेशन की कि जी आप अगर आपके अजीज़ क़ुरबा अगर फौत हो रहे हैं या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो टर्मिनल हैं, तो उनका कॉर्निया जो है वो और लोग ले सकते हैं जिनके बिनाई बेहाल हो सकती है। दूसरी बात यह है कि आई बैंक जो हैं वो सेट करने पड़ेंगे। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो खाली कॉर्निया तक है, हम बिल्डिंग वगैरह नहीं बना सकते। ठीक है। वी कैन हेल्प विद द इक्विपमेंट, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ तो लोकल सतह पे होना चाहिए कि वहाँ पे एक आई बैंक बना हो, स्टाफ हो, ताकि अगर कोई मरीज फौत होने वाला है तो वो जाके उनके कॉर्निया रिट्रीव करें, करके उसको मीडिया में डालें। फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट तो हमारी बहुत लंबी है, हर अस्पताल की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये नहीं कि मरीज अवेलेबल नहीं है, मरीज बेतहाशा हैं, खाली हमें कॉर्निया जो है वो चाहिए। और उसके लिए लोकल सर्जन्स को भी चाहिए कि वो अपने जो जूनियर स्टाफ हैं उनको मुतहरक करें कि वो जाके मरीज़ों के रिलेटिव से बात करें कि आप ये काम कर सकते हैं और अगलों की मदद हो सकती है आपके रिश्तेदार के फौत होने के बाद भी। तो ये इसी तरह काम चलेगा, नहीं तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ा खैर का काम ये कर रहे हैं। और हम लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, लेकिन जब हमें खुद ज़रूरत पड़ती है तो हमें समझ लगती है कि अतिया करना भी
कितना ज़्यादा ज़रूरी है। खैर आखिर में हम मौसम की थोड़ी सी बात करेंगे, जान लेंगे कि मौसम कैसा रहेगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सरदार सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बता दीजिएगा ज़रा मौसम कैसा रहने वाला है मुल्क का। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए वही नॉर्थ में जो वेदर चल रहा है ऑन एंड ऑफ स्पेल हो जाता है, तो वो रहेगा अगले चंद दिन तक। उसमें आपके इस्लामाबाद केपी के कुछ इलाकों में ख़ास कर 3 और 4 की दरमियानी रात को कुछ अच्छी बारिश मतवक्की है। इसी तरह से लाहौर में भी 4 तारीख की सुबह कुछ ज़्यादा है मॉडरेट से हेवी बारिश कहीं होगी, और फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट उन सब एरियाज़ में अच्छी बारिश है। अगले चंद दिन तक ये स्पेल चलता रहेगा। अलबत्ता साउथ में, सिंध में और उधर वेस्ट बलूचिस्तान में या साउथ बलूचिस्तान में इधर कुछ नहीं है फ़िलहाल। मानसून हवाओं का सारा रुख जो है वो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान की तरफ ही है, तो उधर उन एरियाज़ में ये स्पेल चलता रहेगा। गो कि बहुत हैवी इन दिनों नहीं है, लेकिन उसमें एट टाइम्स एट प्लेसेस हैवी शावर्स भी होंगे कहीं। अच्छा। और जनरली जी अच्छा सरदार साहब, कोई अलर्ट भी है? अलर्ट तो जो ऑलरेडी चल रहा था ना, मेरे ख्याल में वही मंगल बुध तक है, ये बुध तक उसमें दिया हुआ था जी, जो इस्लामाबाद ऑफिस ने इशू किया था। तो उसमें खासकर नॉर्दर्न एरियाज की बात भी की गई थी, और बड़े शहर जो लाहौर, फैसलाबाद, जैसे आपके लाहौर में ऑलरेडी ज़्यादा बारिश हो चुकी है, इसी तरह फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट इन एरियाज़ में और भी बारिश मतवक्की है इसी तरह आने वाले दिनों में। बिल्कुल ठीक है सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह से आप बात कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि मौसम कैसा रहेगा, तो उन्होंने अपने सुना मौसम कैसा रहेगा, अपने प्लान्स आप उसके मुताबिक कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।